हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें काफ़ी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं और मेंस एग्जाम्स में इस टॉपिक का वेटेज भी काफ़ी होता है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स और टफ क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक पर। इस टॉपिक को भी हम उसी फ्रेमवर्क से करेंगे जिस फ्रेमवर्क से हमने पाइथन सिस्टम किया था। और अगर आपने ये एक बार टेक्निक सीख ली तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो चलते हैं हम लोग आज की आउटलाइन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले जो लगेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद हम देखेंगे यूनिक फ्रेमवर्क जिससे हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स रहेंगे जिसमें मैं आपको फ्रेमवर्क यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। और सबसे एंड में रहेगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट। तो चलते हैं अपन लोग क्लासरूम में। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मूला। इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होगा जो हमने पाइथन सिस्टम में किया है। वर्क डन और कैपेसिटी इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि टाइम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट या फिर स्पीड के। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना कम टाइम लगेगा और जितनी कम स्पीड होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। चलते हैं हम आगे, देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला जो टाइम एंड वर्क में हमारे काम आएगा। तो फॉर्मूला है m1 d1 h1 w2 इज इक्वल टू m2 d2 h2 w1। इनका जो वर्क है वो इस तरफ आएगा और इनका जो वर्क है वो इस तरफ आएगा। इस फॉर्मूले को हम डिराइव भी कर सकते हैं, एज सच को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम लिख लें w1 अपॉन w2, वर्क क्या होता है? रेट इंटू टाइम होता है, या R2 इंटू T2 हो जाएगा। अब रेट क्या होता है? हमारे केस में रेट रहेगा m1 और टाइम हो जाएगा d1 इंटू h1। d1 क्या हो गया? डेज, और h क्या हो गया? आवर्स, दोनों ही टाइम है, अपॉन m2 इंटू d2 h2। और यहां क्या रहेगा? w1 अपॉन w2। अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको एग्जैक्टली यही चीज़ मिलेगी जो यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे सामने। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखना, फॉर्मूला अपने आप निकाल लोगे। तो 1 वाली जो टीम रहेगी उनका वर्क इस तरफ आएगा और 2 वाली जो टीम रहेगी इसका वर्क इस तरफ आएगा। और ऐसा क्यों हुआ वो भी हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। बस ये दो कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना है और टाइम एंड वर्क के हम सभी क्वेश्चंस लगभग कर लेंगे। अब हम देखते हैं एलसीएम अप्रोच। पाइथन सिस्टम में भी हमने यही अप्रोच यूज़ करी थी, यहाँ पर भी हम यही अप्रोच यूज़ करेंगे और टाइम एंड वर्क पूरा टॉपिक इसी अप्रोच से करेंगे। अप्रोच बहुत सिंपल है, हमें हमारा फ्रेमवर्क बनाना है। रेट इनटू टाइम वर्क होता है, ये हम देख चुके हैं। ए और बी है यहाँ पर हमारे पास। ए को एक टास्क को करने में लगते हैं 5 डेज, उसी टास्क को बी को करने में लगते हैं 10 डेज। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टाइम है इसका हम लेंगे एलसीएम। तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10। ठीक है ना? ये कॉमन वर्क है जो ए भी करता है और बी भी करता है। तो रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10/5 करेंगे तो 2 हो जाएगा, है ना? ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ये रेट इंटू टाइम क्या होता है? वर्क। और रेट निकालना है तो हम क्या करेंगे? वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वर्क कितना था? टोटल 10 और टाइम कितना था? ए का 5, तो ये आ जाएगा 2। यही हमने यहाँ पे निकाला है। उसी प्रकार हम बी का रेट निकाल लेंगे 10/10 1। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो अगर साथ में काम करना है तो हम यहाँ लिख लेंगे a प्लस बी। टोटल काम कितना है हमारा? 10। और कंबाइंड स्पीड कितनी आ जाएगी? a की 2 है और b की कितनी है? 1, तो ये आ जाएगी 3। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा? 10/3 डेज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 1/3 डेज। यही कॉन्सेप्ट मैंने पाइथन सिस्टम में भी काफ़ी डिटेल से समझा है, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हो ताकि आपको चीज़ें ईजिली समझ में आए। चलते हैं अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि इस फ्रेमवर्क को हम कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए एक टास्क को कंप्लीट करता है 6 डेज में और बी उसी टास्क को 12 दिन में कंप्लीट करता है। फ्रेमवर्क बना लें हम सबसे पहले। ये ए आ गया, ये बी आ गया, इसके 6 डेज, इसके 12 डेज। 6 और 12 का हम क्या करते हैं? हमेशा एलसीएम लेते हैं। ये आ जाएगा 12, इसका रेट आ जाएगा 2, इसका रेट आ गया 1।
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर ए और बी साथ में काम करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं टास्क को, तो कितना पोर्शन वर्क का ए करेगा। तो पहले तो मैं आपको बहुत इजी मेथड समझाता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही लॉजिकल अप्रोच। तो ए और बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3। काम कितना है टोटल, 12। तो कितने दिन लगेंगे इनको, 4 डेज लगेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ए और बी कितना कितना काम करेंगे इस 12 काम में से। तो ए अगर 2 की स्पीड से 4 दिन काम करेगा तो 8 यूनिट्स कर लेगा। वहीं अगर बी 1 की स्पीड से 4 दिन काम करता है तो वो 4 यूनिट्स कर लेगा। तो ए का प्रपोर्शन कितना हो जाएगा, ए का प्रपोर्शन हो जाएगा टोटल में से, टोटल 12 काम था, इसमें से ए ने कितना किया, 8 यूनिट्स। ये 4 से जाएगा तो हो जाएगा 2/3। और यही हमारा आंसर है कि टोटल काम में से 2/3 काम ए करेगा। एक और लॉजिकल अप्रोच बताता हूं। हमने देखा था कि वर्क होता है रेट इनटू टाइम, और अगर टाइम सेम है, जैसे यहाँ पे दोनों ने 4 दिन काम किया था, ये देखो आप, ए और बी ने मिलकर 4 दिन काम किया था, उस केस में वर्क क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के। तो रेट से ही आप पता कर सकते हो कि कौन कितना काम करेगा। तो रेट ए का कितना था 2, बी का कितना था 1। तो आप क्या लिखोगे, ए बी टोटल, ये किसकी बात हो रही है, रेट की बात हो रही है, ध्यान रखना ये बात हो रही है रेट की। ए की 2 स्पीड थी, बी की 1, टोटल स्पीड कितनी थी 3। तो काम भी इसी प्रपोर्शन में होगा। तो ए के 2 और टोटल स्पीड कितनी थी 3। इसी हिसाब से वर्क भी ए और बी करेंगे। तो ए करेगा 2/3 काम और बी करेगा 1/3 काम। तो ये 2 अप्रोचेस हैं, दोनों ही आपको पता होना चाहिए ताकि आप समझो कि कोर कॉन्सेप्ट्स कैसे वर्क करते हैं इन क्वेश्चंस में। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 days एंड बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए। फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू डू द सेम वर्क। तो अपना फ्रेमवर्क बना लेते हैं। रेट इनटू टाइम वर्क होता है, यहां आ जाएगा ए, यहां आ जाएगा बी। ए को कितना टाइम लगता है, 70 डेज लगते हैं। बी का टाइम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो हम एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन में। तो फिर कैसे अप्रोच करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है बी इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए। तो ये किस चीज की बात कर रहा है, बेसिकली ये बात कर रहा है रेट की। बी का रेट कितना ज्यादा है, 40% ज्यादा है ए से। अब 40% क्या होता है, 40% होता है 2/5। और अगर आपने परसेंटेज वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि अगर कोई चीज 40% से ज्यादा होती है तो हम उसको लिखते हैं 5 की चीज 2 से बढ़कर 7 हो जाती है। ठीक है, तो बी का रेट ज्यादा है तो ए का रेट कम है, तो ए का रेट हो गया 5 ये वाला, और बी का रेट हो जाएगा 7 ये वाला। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप परसेंटेज वाले वीडियो में देख सकते हो, डिटेल में समझाया हुआ है। इससे अब हमें क्या मिलेगा, इससे हमें टोटल वर्क मिल जाएगा जो आ जाएगा 350 यूनिट्स। और पूछा क्या था कि बी को कितना टाइम लगेगा इसी काम को करने में। काम कितना है 350, बी की स्पीड कितनी है 7, तो 350/7 ये आ जाएगा 50 डेज। उसी काम को बी कितने दिन में करेगा, 50 डेज में करेगा। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। इसमें टाइम एंड वर्क और परसेंटेज दोनों ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। एक भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आया तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज गुड एज सी। तो यहां पे रेशियो एंड प्रपोर्शन का स्केलिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अगर आपको वो नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ए का जो रेट है 2:1 बी के कंपैरिजन में, है ना। ट्वाइस एज गुड का क्या मतलब है, किस चीज की बात हो रही है, बात हो रही है रेट की। सबसे पहली चीज तो ये समझना है। और बी का जो रेट है वो कैसा है 2:1 ऑफ सी। यहां हम स्केलिंग करेंगे, इनको आपस में इंटू करेंगे तो यहां आ जाएगा 1, इनको इंटू करेंगे आ जाएगा 2, और इनको इंटू करेंगे और यहां लिखेंगे तो आ जाएगा 4। तो इस रेशो में ये तीनों की स्पीड है, दैट इज तीनों का रेट इस रेशो में है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे समझना है तो आप रेशियो एंड प्रपोर्शन की वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बना लेते हैं अब अपना फ्रेमवर्क। रेट इनटू टाइम वर्क होता है, 3 लोग हैं ए बी और
सी, ये इनका रेट आ गया 4:1। क्या बोला क्वेश्चन ने आगे कि ए और बी को 4 दिन लगते हैं काम करने में, ये आ गए 4 दिन। ए और बी की कंबाइंड स्पीड कितनी है 4 + 2, ये आ गई 6। तो टोटल काम कितना हो गया हमारा 24 यूनिट्स जो है ये टोटल काम है। तो बोल रहे हैं कि सी कैन डू इट बाय हिमसेल्फ इन हाउ मेनी डेज, यही काम को सी कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है अपना 24, तो 24/1 करेंगे तो यहाँ पे 24 डेज टाइम आ जाएगा सी का। सी को इस काम को करने में 24 डेज लगेंगे, यही हमारा आंसर है। तो आप देखोगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें टाइम एंड वर्क के साथ कभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कभी टाइम एंड वर्क के साथ परसेंटेजेस, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। दोनों में से एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आया तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए 4 मैन वर्किंग 5 days फॉर 16 hours ईच कैन फिनिश अ टास्क, हाउ मेनी मैन वुड बी नीडेड फॉर 4 days फॉर 10 hours ईच टू फिनिश 25% ऑफ द टास्क। यहां पे हमारा फॉर्मूला लगेगा ये वाला M1 D1 H1 W1 W1 नहीं W2 है ना, ये चीज ध्यान रखना। और इधर आ जाएगा M2 D2 H2 और W1। बस अब तो सब फिट करना है। M1 कितना है अपना 4 मैन है, कितने दिन काम करते हैं 5 days, कितने घंटे 16 hours। W2 कितना है, ये है 1/4 ऑफ W1 है ना, लिखा है ना क्वेश्चन में 25% ऑफ द टास्क। टास्क को हम टोटल मान लेते हैं W1, ठीक है ना। तो W2 कितना हो जाएगा उसका 1/4। फिर M2 की बात करें, ये हमें क्वेश्चन में निकालना है। डेज हमें दिए हुए हैं 4, H2 हमारा रहेगा 10 hours और W1 कितना है, इसी को हमने टोटल टास्क माना था, इसको W1 ही रहने देते। तो यहाँ पे अब हमें M2 निकालना है, ये चीज हमें निकालनी है। ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 × 16 हो जाएगा, 5 2 × 10 हो जाएगा और ये 2 इसको काटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2। तो M2 जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है वो कितना हो जाएगा 2। 2 मैन लगेंगे 25% टास्क को कंप्लीट करने में। कब, जब वो 4 दिन तक काम करते हैं 10 घंटे हर दिन। तो ये फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। इसी क्वेश्चन को आप चाहो तो मैं फ्रेमवर्क से भी करके बता सकता हूँ, क्योंकि फ्रेमवर्क से हम सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फ्रेमवर्क क्या है हमारा, रेट इनटू टाइम देता है हमें वर्क, है ना। ये केस 1 है, ये केस 2 है। रेट कितना दिया हुआ है 4 मैन, इसी को हम रेट मान लेते हैं, ये हो गया 4। इसमें अजम्पशन ये है कि हर बंदे की स्पीड सेम है और उसको हमने मान लिया 1। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम में 2 चीज़ें आ जाएंगी, क्या क्या, डेज और आवर्स। तो यहाँ कितना था 5 और 16, ये हो जाएगा 80। टोटल वर्क कितना आ गया 320, ठीक है। सेकंड केस में हमें ये नहीं पता है, और क्या है 4 days है और 10 hours है, तो ये हो जाएगा 40। और कितना टास्क कंप्लीट करना है उनको, सिर्फ 25%। टोटल टास्क कितना था, ये रहा, इसका 25% कितना हो जाएगा, मतलब 1/4, ये हो जाएगा 80। 80 टास्क करने में कितने लोग लगेंगे, 2 लोग लगेंगे। ये आ गया आपका आंसर। और आप देख सकते हो फ्रेमवर्क में कितना फास्ट हुआ। तो जो अप्रोच आपको ठीक लगे, दोनों ही तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए कैन कल्टिवेट 2/5 ऑफ अ लैंड इन 6 days। ध्यान रखना, इसने एक फ्रैक्शन ऑफ लैंड की बात करी है जो वो 6 दिन में करता है। ये पूरे टास्क को कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें एलसीएम हमने तब लिया है जब हमने पूरे टास्क को कंप्लीट करने का टाइम था हमारे पास, पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो फ्रेमवर्क बना लें अपना। ए है और कौन है, बी है। तो ए 2/5 ऑफ अ लैंड को कल्टीवेट करता है 6 दिनों में। तो पूरे लैंड को कल्टीवेट करने में कितने दिन लगेंगे, क्योंकि यहां पे जो टाइम आता है वो कैसा आता है, हमेशा पूरे टास्क को कंप्लीट करने का टाइम। यही इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं, तो ध्यान से देखना। 2/5 ऑफ अ लैंड, ठीक है ना, इसको कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं,
6 दिन, मतलब 2 हिस्सों को कंप्लीट करने में लगते हैं अगर 6 दिन, 3 की स्केल हो गई, तो पूरे हिस्से कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? 15 डेज। आई बात समझ में? ये 15 जाके हम लिखेंगे यहाँ पे हम कभी भी 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो पूरे टास्क को कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। सिमिलरली हम बी का देखते हैं, ये तो बात हो गई ए की। अब हम आते हैं बी पर। बी 1/3 टास्क कर रहा था, कितने दिन में? 10 दिन लग रहे थे, तो 10 की स्केल हो गई, तो पूरे टास्क को कंप्लीट करने में, जो कि 3 हिस्से हैं, उसमें कितने दिन लगेंगे? 30 डेज। यहां हम लिख लेंगे 30। अब क्योंकि हमारे पास पूरे टास्क को कंप्लीट करने का टाइम आ गया है, अब हम एलसीएम लेंगे। 15 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 30। इसका रेट हो गया 2, इसका रेट हो गया 1। पूछा क्या है? पूछा है वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कल्टीवेट 4/5 ऑफ द लैंड इन हाउ मेनी डेज। तो ये लोग मिलकर 4/5 काम कितने दिनों में करेंगे? तो इसका पहले हम 4/5 निकाल लें जो हमें करना है। तो 30 का 4/5 कितना होगा? तो आप यहां कर सकते हो क्विकली, 24 आना चाहिए। 5 6 जा 6 4 जा 24। तो 24 यूनिट्स जो है काम, इनको मिलके करना है। तो इस क्वेश्चन में पूरा काम करने का टाइम नहीं पूछा है, कितने का टाइम पूछा है? सिर्फ 4/5 का। अब ए और बी की कंबाइंड स्पीड कितनी है? ए की 2 है और बी की 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। 24/3 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हमारा आंसर आ गया 8 डेज। 8 डेज लगेंगे ए और बी को मिलकर 4/5 काम करने में। यही हमारा आंसर है। तो बहुत अच्छे से समझ लेना इस क्वेश्चन को, कि जब क्वेश्चन में फ्रैक्शन ऑफ टास्क का टाइम दिया हो तो हमें पूरे टास्क का टाइम निकालना पड़ेगा, जैसे हमने यहां निकाला और यहां निकाला। इसके बिना अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए के 3 दिन का जो काम है वो बराबर है किसके? बी के 4 दिन के काम के। तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपन इसको करेंगे ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आए। तो क्वेश्चन ने साफ साफ बोला हुआ है कि ए का जो काम है वो बी के काम के बराबर है। कितने दिन में किया है वो अपन देखेंगे आगे। सबसे पहले तो हम बना ले हमारा फ्रेमवर्क। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे तो आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगा। ठीक है? अब वर्क क्या होता है? रेट इनटू टाइम होता है। तो ए का रेट और ए का टाइम, और बी का रेट और बी का टाइम। अब क्वेश्चन में हमें ए का टाइम दिया हुआ है, रेट तो दिया नहीं है, ये लिख लिया हमने 3। बी का भी रेट नहीं दिया हुआ है, पर बी का टाइम हमें दिया हुआ है कितना? 4। यहां से हमारे पास रेट का क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4:3। रेट का रेशियो आ गया, टाइम हमारे पास है, तो हम वर्क निकाल सकते हैं हमारे फ्रेमवर्क के हिसाब से। रेट इनटू टाइम वर्क होता है। ये रहा ए, ये रहा बी। ए और बी का रेट हमारे पास ऑलरेडी है 4 और 3। अब आगे क्या बोल रहा है? इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 24 यूनिट्स। तो बी भी उसी टास्क को करेगा, तो उसको कितने टाइम लगेगा? उसको लगेंगे 8 डेज। यही हमारा आंसर है। अब एक चीज समझने वाली है कि एक्चुअल में उसको 6 दिन लगे थे काम करने में, पूरा टास्क करने में। ये वाला जो टाइम है ना, इतने दिन उसने काम नहीं किया। ये तो उसने सिर्फ एक रिलेशन बताने के लिए ए और बी के बीच में, ताकि हमें उससे उनकी स्पीड मिल जाए, दिया था कि ए 3 दिन का जो काम करता है बी वही काम 4 दिन में कर लेता है। तो बेसिकली इसका टास्क सिर्फ इतना है कि हमें ये रेट बता दे। यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? रेट की। कहीं पर भी क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि उसने 3 दिन काम किया पूरे टास्क को कंप्लीट करने में। जितने दिन लिए उसने यहां पे बोला है हमें कि उसने 6 डेज लिए पूरे टास्क को कंप्लीट करने में। तो इस डिस्टिंक्शन को बहुत अच्छे से समझ लेना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर आपने तो 6 डेज ले लिया, वहां तो 3 डेज लिखा हुआ था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 6 men can do a work in 16 days. After 6 days of work, 6 more men were engaged to finish the work. मतलब 6 दिन काम करने के बाद 6 लोगों को और बुलाया गया। तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि कितने दिन में रिमेनिंग काम कंप्लीट होगा। ठीक है, बना लेते हैं अपना फ्रेमवर्क। रेट इनटू टाइम वर्क। आप देख रहे हो सभी क्वेश्चन हम इसी फ्रेमवर्क से कर रहे हैं, कुछ भी अलग चाहिए नहीं हमें। हर मैन की स्पीड हम 1 मानते हैं, तो 6 लोगों की कितनी हो जाएगी? 6। अब इनको टास्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लग रहे थे? 16 डेज।
तो टोटल टास्क कितना हो गया 96 यूनिट्स 616 सा। अब क्वेश्चन में जो बोला है उसको ध्यान से पढ़ना और समझना। आफ्टर 6 डेज ऑफ वर्क, ये लाइन अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन इजीली कर लोगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा। आफ्टर 6 डेज ऑफ वर्क 6 लोगों को और बुलाया, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 दिन इन्होंने काम किया। किसने काम किया? जो शुरू में 6 लोग थे इन्होंने काम किया। कितना काम कर लिया इन्होंने उन 6 दिनों में? 6 6 36। ठीक है, तो 96 में से 36 काम तो हो गया, बचा कितना? बचा 60। 96 माइनस 36। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने 6 लोगों को और बुला लिया काम करने के लिए। तो 6 लोग तो ऑलरेडी थे, और कितने लोगों को बुला लिया उन्होंने? 6 लोगों को और बुला लिया। तो कितने लोग हो गए अब? 12। अब 12 की स्पीड से काम होगा। तो जो रिमेनिंग टास्क है, यही पूछा है क्वेश्चन में कि जो रिमेनिंग वर्क है उसको कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे? तो 60/12 5 डेज लगेंगे। ये आ गया आपका आंसर। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। ये रहा हमारा फ्रेमवर्क, बहुत इजीली हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सब हमें आंखों के सामने दिख रहा है। ये रहा रेट, ये रहा टाइम, ये रहा वर्क। कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उसके बाद लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस लाइन को नहीं समझोगे आफ्टर 6 डेज ऑफ वर्क, तो क्वेश्चन को करना बहुत टफ हो गया। और तीसरी चीज कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अगर हमने ये रिमेनिंग वर्क नहीं पढ़ा है और टोटल वर्क का निकाल दिया, 96/12 कर दिया, तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अटेंशन टू डिटेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और तभी जाके आप अच्छी एक्यूरेसी ला पाओगे क्वांट में, अगर ये तीनों ही एलिमेंट्स आपके पास हैं। सबसे पहला क्या है? फ्रेमवर्क। सेकंड क्या है? इंटरप्रिटेशन। और थर्ड क्या है? मैं इसको बोलूंगा अटेंशन टू डिटेल, या फिर इसको अपन कह सकते हैं कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है। कई बार हम कुछ निकालते हैं और सोचते हैं कि वो हमारा आंसर है, जबकि पूछा कुछ और ही रहता है। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो आपके मैथ्स की एक्यूरेसी काफी बढ़ जाएगी। तो ये चीजों का आप ध्यान रखना। उम्मीद करता हूं टाइम एंड वर्क के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक मुझे देना कमेंट सेक्शन में। अब आप लोगों के लिए है प्रैक्टिस सेट। जो जो अपन ने सीखा है अब वो आपको खुद से ट्राई करना है, और इनके आंसर्स आपको जो आपने निकाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आए और कितने सही हुए। इन सभी के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का अपना कोड देखते हैं। डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। जब हम स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो कई बार हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि कितने घंटे आज हमने पढ़ाई करी। हम इस बात पे ध्यान नहीं देते कि क्वालिटी क्या थी हमारी उन घंटों के दौरान, कितनी इफेक्टिव थी वो पढ़ाई। तो कई बार हम बोलेंगे आज हमने 6 घंटे पढ़ाई करी, और हो सकता है उसमें से मैक्सिमम टाइम हमने कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई नहीं करी हो। तो ये हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगी। जब भी हम पढ़ाई करें इतने फोकस और कॉन्सेंट्रेशन से करें कि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।